हाँ, तो आप सभी का स्वागत है जॉनसार बावर के प्रथम महिला संवाद में। मैं डिजिटल सारथी के सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ यहाँ पर। सबसे पहले ये संवाद शुरू करने से पहले मैं आप सभी को इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी। तो शुरुआत मैं अपने आप से ही करती हूँ। मेरा नाम अवंतिका चौहान है और मैं आज के इस संवाद को संचालित करूँगी। सबसे पहले हमारे पास जो हमारे पैनलिस्ट हैं, मैं उनको इंट्रोड्यूस कराऊँगी। हमारे बीच में उपस्थित हैं मिसेज़ मंजू पंवार मिश्रा, जो कि पूर्व टीजीटी के रूप में केंद्रीय विद्यालय में कार्यरत रही हैं और ये ग्राम कन्हुआ से हैं। दूसरी हमारे बीच में है डॉक्टर लीला चौहान, जो कि अभी प्रेजेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में कार्यरत हैं। ये ग्राम चामा से हैं। और हमारे बीच में जो तीसरी पैनलिस्ट हैं वो हैं मिस कल्पना राठौर। ये हैं सीनियर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव पायनियर में और ये ग्राम पानहुआ से हैं। और जो हमारी चौथी और आखिरी पैनलिस्ट हैं वो हैं मिसेस रेखा चौधरी। ये पूर्व प्रदेश सचिव और पूर्व प्रधान रह चुकी हैं उत्तराखंड ग्राम हरिपुर में, और ये ग्राम हरिपुर से ही हैं और वर्तमान में ये राष्ट्रीय आजीविका मिशन में ग्राम संगठन अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। तो मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ डिजिटल सारथी के इस प्लेटफॉर्म पे। और जैसे कि हमारे संवाद का विषय है बदलते जौनसार में महिलाओं की भूमिका एवं सहभागिता, तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं एक एक करके आप सभी के पास में आऊंगी। और इसमें जो मेरा पहला सवाल है, मैं मंजू मैम से स्टार्ट करना चाहूंगी। मैम, जैसा हमारे संवाद का विषय ही है, तो आपको क्या लगता है कि इस बदलते परिवेश में जो महिलाओं की स्थिति और भूमिका है, उसमें कुछ परिवर्तन आया है या फिर नहीं आया है? पहले की अपेक्षाकृत महिलाओं की जो भूमिका है, हाँ जी मैम, उसमें परिवर्तन तो आया है, क्योंकि जहाँ एजुकेशन आई है तो उसके साथ में महिलाओं ने जहाँ अपने कार्य को भी आगे बढ़ाया है, तो वो साथ में भागीदारी के रूप में भी देखा जाए या उनको देखा जाए तो वो साथ में अब नौकरी पे भी निकल रही हैं। लड़कियां ज्यादा अच्छे से अच्छा कार्य कर रही हैं, आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं। तो अब उतना वो नहीं है, इतनी संकीर्णता नहीं रही है उस सोच में कि जहां पहले सोचा जाता था कि नहीं, लड़की बड़ी नहीं हुई तो अच्छा इसे शादी कर दो। तो मुझे लगता है जहां ये एक बदलाव भी आया है कि लड़की की शादी एक अच्छी उम्र में, जब उनको लग रहा है कि नहीं, लड़की अब परिपक्व हो चुकी है, पढ़ाई कर चुकी है, तो उसके बाद वो विचार कर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ ये हमारे आधुनिकता को शो करता है। ये तो बताता है कि आधुनिक हो रहे हैं हम लोग, धीरे धीरे थोड़ा परिवर्तनशील हो गए हैं, तो ये विचारधारा में भी परिवर्तन लेकर आएंगे। जी मैम, धन्यवाद। मैम, मैं डॉक्टर लीला चौहान जी के पास आना चाहती हूँ। आपकी क्या राय है कि महिलाओं की जो सामाजिक सहभागिता है, उसमें कुछ उन्नति हुई है? सबसे पहले मैं तो डिजिटल सारथी को धन्यवाद कहना चाहूंगी, जिन्होंने आज महिला संवाद का आयोजन किया है। तो जैसा आपने मेरे से प्रश्न किया है कि क्या आज बदलते परिवेश में जौनसार बावर में महिलाओं की सहभागिता और भूमिका बढ़ी है, हमारी मंजू मैम ने कहा कि इस बदलते परिवेश में महिलाओं की स्थिति एक अच्छी हुई है। स्थिति अच्छी इन द सेंस कि अब लड़कियां एजुकेटेड हो रही है, कि अगर लिटरेसी रेट देखा जाए 2011 का, उस लिटरेसी रेट में देखते हैं कि हमारा लिटरेसी रेट जौनसार बावर का 55% था। ठीक, ये कहीं ना कहीं ठीक है, लेकिन पढ़ाई लिखाई तो हुई है, लेकिन क्या आज भी सामाजिक, न्यायिक, राजनीतिक और क्या आर्थिक उसमें उसकी भूमिका है? ये एक सोचनीय विषय है, क्योंकि जब तक हम लोगों का इसमें पार्टिसिपेशन नहीं होगा, इन उसमें क्या भागीदारी नहीं होगी, तब तक हम नहीं कह सकते हैं कि महिलाएं आज भी आपके किसी भी डिसीजन में, किसी भी उसमें एक अच्छा रोल अदा कर सकती है। क्योंकि पढ़ाई लिखाई सब कुछ नहीं है, आपको ये इन चीजों में भी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी, मेरा यही मानना है। धन्यवाद मैम। जैसे कि अभी मैम ने कहा कि जो महिलाओं की सहभागिता है
उसमें महिलाओं को और आगे आने की आवश्यकता है। तो इसी संदर्भ को मैं आगे बढ़ाते हुए मैं मिस कल्पना राठौर जी के पास जाना चाहती हूँ। मैम, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या पारिवारिक और सामाजिक परिवेश में किस प्रकार से महिलाओं ने अपनी सकारात्मक भूमिका निभाई है? क्या महिलाएं वो करने में सक्षम रही हैं? सॉरी, पारिवारिक और पारिवारिक और सामाजिक परिवेश में जौनसार बावर में। अच्छा, नमस्कार। सबसे पहले तो मेरा आपको और सभी दर्शकों को भी मैं कहना चाहूंगी कि पारिवारिक तो देखो ऐसा है, महिलाओं की हम जौनसार की बात कर रहे हैं। हाँ तो जी। जौनसार में जहां तक पारिवारिक में स्थिति है तो महिलाओं की वहां पर मतलब सुनी जाती है, उनसे पूछा भी जाता है। पारिवारिक स्थिति अच्छी है उनकी अभी भी, और पहले ज्यादा अच्छी थी। अभी मैं इतना अच्छा बोल नहीं सकती, भले ही एजुकेटेड हो गई हैं हम, महिलाएं एजुकेटेड हो गई हैं अभी, लेकिन अभी इतनी हम जो है डिसीजन नहीं दे सकते हैं परिवार में अपना कि भाई ये करना है या वो करना है। तो महिलाओं से इतना पूछा नहीं जाता है। ये है खेत में जाना है तो महिलाएं बताएगी कि डोखरे जानो, कि एथु डोखरे जानो, कि कोजेट डोखरे जानो। और जहां तक बात है सामाजिक, तो सामाजिक में तो बिल्कुल भी नगण्य है, कहीं पर कोई भी बिल्कुल भी सहभागिता नहीं है। जे गांव की मीटिंगों तितमुंज कोई महिला ना हुई, पंचायतों बैठकों कहीं कोई महिला नहीं होती है। तो बिल्कुल भी सामाजिक उसमें तो मैं बोलूंगी महिलाओं की कोई भी भागीदारी नहीं है, सिर्फ पुरुष प्रधान देश है। बस। धन्यवाद मैम। आपके ही विचारों को मैं आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में है मिसेस रेखा चौधरी जी, मैं उनके पास जाना चाहती हूँ। मैम, आपको क्या लगता है कि यदि कोई महिला स्वावलंबी बनना चाहती है तो परिवार की आर्थिक स्थिति में अगर वो सहायक बनना चाहती है तो क्या इसमें बदलाव आया है? क्या इसमें बदलाव आ पाया है? जैसे कि अभी कल्पना राठौर जी ने कहा कि वो अपनी सहभागिता, जैसे पंचायतों में अपनी सहभागिता नहीं दे पा रही हैं, वो सिर्फ घर तक सीमित रह गई हैं। तो आपके इसमें क्या विचार हैं? सबसे पहले तो डिजिटल सारथी की पूरी टीम का मैं धन्यवाद और नमस्कार करना चाहूंगी कि उन्होंने एक प्रथम महिला संवाद के रूप में हम लोगों को कुछ बोलने का मौका दिया है। इसके लिए सबसे पहले मैं जो अभी मेरी बात मंजू पवार जी से हो रही थी, बहुत अच्छे विचार मुझे उनके लगे। और जो आपका जो सवाल है कि महिलाएं अब आर्थिक रूप में अपने को कैसे आगे बढ़ाएंगी और कैसे कर पाएंगी, तो सबसे पहले जो पारिवारिक परिवेश की बात होती है, बिना परिवार के सपोर्ट के महिलाएं भी नहीं बढ़ सकती है, अभी कटु सत्य है। और जैसा कि अभी कल्पना चौहान जी के जो शब्द थे कि पुरुष प्रधान समाज है, इससे भी नकारा नहीं जा सकता। लेकिन उसके बीच में भी मैं ये कहूंगी, क्योंकि मैं इसी फील्ड में काम कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं है कि हमें सपोर्ट नहीं मिलता। यदि हमारी दिशा और दशा और हमारी सोच अच्छी होगी कि हम अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारें, अपने मन से हम इस बात को लाए कि हमें आगे बढ़ना है, तो कोई भी ऐसा मैं नहीं समझती कि हमारे साथ बाधा नहीं आएगी जिसे हम पूरी नहीं कर सके। धन्यवाद मैम, आपने बहुत ही अच्छे सुझाव दिए हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ मैम, मंजू मैम, मैं दोबारा आपके पास आना चाहूंगी। किस प्रकार से हम बदलाव ला सकते हैं कि इसमें महिलाएं अपना क्या योगदान दे सकती हैं कि वो अपना इच्छा अनुसार कार्य कर सके बिना किसी दबाव के? मैं रेखा मैम को कहना चाहूंगी कि जो भी इनके वक्तव्य हैं, जो इन्होंने बताया है, उनके अनुसार बहुत सही है। क्योंकि जब तक दिशा, दशा और सोच इसमें कोई नहीं बदलाव आएगा, तब तक हम कोई महिला के स्थिति को नहीं बदल सकते। क्योंकि इसमें जिन महिलाओं को करना था, आगे बढ़ना था, वो बढ़ी हैं, और जिनको हारना था वो पहले भी हारी हैं, वो आज भी हारी हैं। ऐसा नहीं है, परिप्रेक्ष्य में थोड़ा सा बदलाव आया है। पहले की अपेक्षाकृत यदि हम देखें तो हम बोलते हैं हाँ थोड़ा सा आया बदलाव। लेकिन आप कैसे समझ सकते हैं कि पहले की औरतें नहीं थी या अभी की औरतें नहीं है? ये कहीं भी तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया जा सकता। लेकिन ये तो है, जो रेखा मैम की तो बात पे बिल्कुल समर्थन मैं देती हूँ, क्योंकि दिशा, दशा और सोच ये तो आप ही पे निर्भर कर रही है, उस महिला पे निर्भर कर रही है कि उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। जब तक ये तीनों चीजें साथ में नहीं होती, जब तक आप सोच नहीं निर्धारित करते, जब तक आपकी दिशा नहीं निर्धारित होती, तब तक आपकी दशा भी नहीं बदलती। क्योंकि ये तीनों के इर्द गिर्द महिला की जिंदगी भी ऐसी घूमती रहती है।
चाहे पूरी जिंदगी भर। फिर वो उसकी उम्र चाहे वो कम उम्र की हो, थोड़ा बढ़ जाए तो भी, तो ये कहीं ना कहीं हावी होता ही है। चाहे फिर सोच है, फिर दशा है, फिर वो दिशा है, वो अपने आप बदलती रहती है। उस समय पे देखो किसी चीज की शायद जो महत्व होगा वो उस समय पर ज्यादा मानते थे। वो समझते थे कि नई लड़की की यदि शादी कर दी जाए तो बहुत अच्छा। तो सच बताएं, मेरा शायद बचपन का एक ऐसा एक्सपीरियंस भी था कि जब मैं किसी बच्चे को ही पूछ रही थी, सिंदूर लगा के घूम रही थी, मैंने जब उससे पूछा, तो देखो मैं उससे सवाल कर रही थी, मैं पढ़ रही थी, लेकिन मैं उससे सवाल कर रही थी कि कोई शादी की उम्र है, पढ़ना नहीं चाहती? तो कह रही नहीं, पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना बहुत सारा गहना मिलता है। तो आप ये सोचिए, सोच यहाँ पर कहाँ बनी? सोच तो उतनी ही है, छोटी तो है वो, उसकी सोच को भी बदलने वाला कोई नहीं था। लेकिन आज के टाइम पे इसी सोच को, इसी दिशा को देने के लिए और उसकी दशा को संभालने के लिए भी महिलाएं आगे आ रही हैं। तो वही सबसे अच्छा लगता है कि देखिए, चाहे रेखा मैम का है, उनके द्वारा भी किए गए कार्य जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, सराहनीय हैं, और वो आगे भी मेरे ख्याल से ऐसी आगे बढ़ाती रहेंगी। तो हम उनके साथ हैं। मैं तो समझती हूँ हमेशा साथ देने के लिए हमेशा आगे हूँ। धन्यवाद मैम। मैं इसी सवाल को मैं आगे बढ़ाना चाहूँगी मिस कल्पना राठौर जी के साथ में। मैम, आपको क्या लगता है कि जो महिलाओं के साथ ये बाल विवाह की जो प्रथा चली आ रही है, कि हम देखते हैं कि जॉन सार बावर में पहले बहुत ही छोटी उम्र में महिलाओं का विवाह करा दिया जाता था, तो आपको क्या लगता है कि समय के साथ वो सोच संकीर्ण हुई है या फिर उसमें कोई सकारात्मक परिवर्तन आया है? आप क्या सोचते हैं इस विषय में? जैसे आप बोल रहे हैं बाल विवाह, तो पहले जौनसार में बाल विवाह होता था, लेकिन अब तो मुझे मतलब बहुत कम है कि बाल विवाह होता है। हाँ, ये है कि जैसे ही लड़की का 12th हो जाता है तो वो सीधा शादी का ही सोचती है। वो मतलब ये नहीं सोचती कि उसे लाइफ में आगे कुछ करना है या उसकी पढ़ाई कहीं और काम आए, वो सीधा शादी का ही सोचती है। तो यहाँ पर मैं उस लड़की की भी गलती नहीं बोलूंगी कि उस लड़की की गलती है। एक्चुअली हमारे परिवार की ही वो होती है कि भाई तू एक छोटी और ते का करनो, बस पढ़ो 12वीं कर पो एबे जा सार से। तो ये एक परिवार का भी एक वो है कि परिवार वाले जो है वो क्या शिक्षा दे रहे हैं। जब अगर उनके परिवार वाले बोलेंगे भाई तम पढ़ाई लिखाई कौतुक राखिया में कि जो जोड़ा भान ताऊ के एतुगला पैसे खर्च करिया में ताऊ, तो परिवार वाले जिस उसमें उसे ढालना चाहेंगे वो उसी उसमें जाएगी। हाँ, ये कि अब बिल्कुल छोटी छोटी उम्र में बाल विवाह नहीं हो रहे हैं, 18 साल की हो जाती है तो उसके बाद उसका विवाह होता है। बट कोई उसमें नहीं जाता है पढ़ के कि कोई अच्छा काम करे या अपने समाज के प्रति कोई भागीदारी दे, वो जाना उसको फिर भी शादी करके ही जाना है। बहुत सारी हैं वैसे जौनसार में जो यूपीएससी क्लियर करा है अभी अभी 2 लड़कियों ने, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इससे पहले भी बहुत लड़कियों ने किया है, बट वो बहुत कम है। जिस हिसाब से जौनसार की जनसंख्या है उसमें उनके मतलब बहुत कम लेवल के हैं जो जो है पढ़ाई करके समाज के प्रति अपनी भागीदारी देती हैं। जी मैम, धन्यवाद। डॉक्टर लीला चौहान जी, मैम आपकी क्या राय है इस विषय में कि जो महिलाएं हैं वो सिर्फ अपनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद वो सिर्फ शादी तक ही सीमित होकर रह गई हैं? क्या उनकी शिक्षा दीक्षा अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए या फिर केवल अपने परिवार तक ही सीमित होकर रह गई है? क्या वो समाज में अपना योगदान नहीं दे पा रही हैं? आप क्या सोचती हैं इस विषय में? इस विषय को जानने से पहले हम लोगों को सोसाइटी का स्ट्रक्चर जानना पड़ेगा। सोशल स्ट्रक्चर में महिला के लिए यही सिखाया जाता है कि पढ़ लिख के तुझे शादी करनी है। उसको किसी भी डिसीजन मेकिंग में उसको एम्पावर नहीं किया जा रहा है, और जब तक उसको एम्पावर नहीं किया जा रहा है उसके मन में यही सारा भर दिया गया है कि वो बड़ी होगी, ये चीजें होगी कि ठीक है तुझे शादी करनी है। जब तक हम इस सोच में परिवर्तन नहीं लाएंगे तब तक पढ़ाई लिखाई सब कुछ नहीं है। सबसे पहले हमको यहाँ सोच बदलनी पड़ेगी। जैसे मंजू मैम ने भी कहा कि कुल मिला के उनका कहना है कि महिलाओं पे वो ब्लेम कर रही है, मतलब महिलाओं के ऊपर वो बात ला रही है कि महिलाएं नहीं, मतलब उनको शादी करनी है या उनको क्या क्या समाज में पार्टिसिपेशन नहीं करना है। तो इसका कहीं ना कहीं किसका रोल है, किसको दोष दोगे? जब आपका सोशल स्ट्रक्चर ही ऐसा है, आपको वैसा बनाया ही नहीं गया, आपको वैसा पढ़ाया ही नहीं गया कि नहीं आपका मकसद शादी करना ही नहीं है, बच्चा पैदा करना ही आपका मकसद नहीं है। क्योंकि
हम महिलाएं जब तक भागीदारी नहीं होगी समाज में, तब तक अच्छे समाज का निर्माण नहीं हो सकता है। हम लोगों को महिलाओं की ये एनर्जी पहचाननी पड़ेगी, और उस एनर्जी को पहचान के जब तक चैनलाइज नहीं करेंगे, तब तक चाहे महिलाओं को ब्लेम करो, चाहे पुरुषों को ब्लेम करो, लेकिन मैं इस कड़ी में कहीं ना कहीं पुरुषों को ब्लेम करूंगी। क्यों? क्योंकि हम लोगों को जो हैंडल किया है वो किसने किया है? पुरुषों ने। तो इसका दायित्व भी तो पुरुषों के ऊपर जाएगा कि आज भी हम लोगों का माइंड सेट वही किया गया है। वो परिवार के परिवेश से, गांव के परिवेश से, खत के, समाज के पूरे परिवेश में वही हाल है। तो इसीलिए मेरा यही मत है कि सबसे पहले सोशल स्ट्रक्चर को जानना समझना होगा, उस सोशल स्ट्रक्चर में क्या कमियां हैं उसको दूर करनी होगी, तभी हम महिलाएं इसमें पार्टिसिपेट कर पाएगी। जी मैम, धन्यवाद। मैम, मैं मंजू चौहान, मिस कौन है, रेखा मैम पे मैं आना चाहती हूँ। मैम, आपकी क्या राय है इस विषय में कि जो महिलाएं हैं उनकी सामाजिक सहभागिता में पुरुष प्रधान समाज की वजह से क्या महिलाएं आगे नहीं आ पा रही, या फिर यहाँ पे महिलाओं की कोई गलती रह गई है? महिलाएं अपने लिए आवाज नहीं उठा पा रही हैं? क्या महिलाएं सक्षम नहीं है इतनी? नहीं आपको नहीं, क्या लगता है? नहीं, जो अभी जो मिसेस चौहान जी ने जो कहा है, मैं उसकी बात से एग्री हूँ। ये बात मैं मानती हूँ कि महिलाएं चाहती हैं और पढ़ी लिखी हैं और काम कर सकती हैं, लेकिन कुछ इस तरह से मतलब पुरुष प्रधान समाज हावी है। इसके लिए मैं बोलने में हिचकिचाऊंगी नहीं कि करने भी नहीं दिया जाता। यदि कोई महिला प्रधान बनती है तो उसके प्रधान ससुर जी, प्रधान पति जी, प्रधान देवर जी, प्रधान भाई जी, वो सब इस काम को करते हैं। यदि किसी योजना की उन्हें कोई इस तरह से जानकारी नहीं होती, उनको पता ही नहीं होता कि हमारा बजट क्या है, उनको ये भी नहीं कहा जाता, ये भी नहीं बताया जाता कि आपको आपकी जो भूमिका क्या है। कहीं पर यदि 10% भी, मैं समझती हूँ कि यदि वर्तमान में कोई महिला प्रधान बनी है और 10% भी उसको जानकारी इस तरह से दी जाए, तो मैं समझती हूँ कि वो 4 महिलाओं को और आगे बढ़ाने का काम करेगी, उनको जानकारी देगी। इस तरह से हो सकता है जो महिला जानकारी दो उसे उस सामाजिक बहिष्कार का भी उसे सामना करना पड़ सकता है कि तुम शायद इनको गलत बता रही हो या सही बता रही हो। लेकिन सबसे पहले अंदरूनी मन से उनको भी होना चाहिए कि हमारा परिवार है, हमारा समाज में भी हमारी मान मर्यादा है, उसको दिमाग में लेकर यदि वो इस तरह के काम करेंगे तो जरूर आगे बढ़ेंगे। हमें आरक्षण मिला है, यदि हम आरक्षण सिर्फ हम नाम मात्र के लिए ना रह जाएं कि हमें महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, आरक्षण के तौर पे वो उन्होंने सीट ले लिया, आरक्षण के तौर पे वो बैठी हैं और जो काम है वो दूसरे कर रहे हैं, तो इससे उनका बढ़ावा कहाँ मिला? आरक्षण का तो मैं समझती हूँ यदि ऐसा किया जाए तो दुरुपयोग ही मैं कहूंगी कि हो रहा है और होता है। ऐसा नहीं है कि आप जौनसार की आज आप महिला समाज जौनसार की बात कर रही हैं, ये तो मैं समस्त भारत की बात कहूंगी कि कहीं ना कहीं यदि हम प्लेन में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ यदि हम वहां जाते हैं तो वहां पर पर्दा प्रथा है, महिलाएं घूंघट में रहती हैं, बाहर नहीं आ पाती, वहां पर भी पुरुष काम करते हैं, यहाँ पर भी पुरुष काम करते हैं, इसमें 80% कोई दो राय नहीं है और ये सत्य भी है। यदि उनको जहां जहां अपने अपने परिवेश, अपनी मर्यादाओं में रहकर महिलाएं काम करती हैं, उन्हें कुछ सामाजिक बहिष्कार भी सुनना पड़ता है, कहना पड़ता है और झेलना भी पड़ता है परिवार को। लेकिन मैं ये भी कहूंगी कि यदि वो परिवार के साथ और समाज के साथ एक बार तिरस्कार किया जाएगा और यदि वो बनकर फिर आएगी, तो मैं ये कहूंगी कि वो सबसे पहले, सबसे फर्स्ट नंबर पर होगी और फिर सब उसके पीछे रहेंगे कि यदि उसकी अपनी सोच सही होगी और लगेगा परिवार को, समाज को कि वो लाइन से चल रही है। जैसा कि अभी कल्पना राठौर जी ने कहा है कि हमारे जौनसार बाबर से जो है यूपीएससी में महिलाएं निकली हैं, आगे आ रही हैं, अच्छी सोच है, उससे पहले भी आई हैं, राजनीति में भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। परिणाम स्वरूप आप देख रहे होंगे बहुत महिलाएं प्रधान बनी है, बीडीसी बनी है, जिला पंचायत बनी है, बहुत अच्छा अपना काम कर रही हैं और अपने को 50% मैं समझती हूँ कि अब वो अपना काम करती हैं। 50% तो बिना पुरुष के हम थोड़ा हमें भी सहयोग चाहिए होता है, नहीं चल पाते हैं, तो थोड़ा हमें भी हटके सोचना पड़ेगा, थोड़ा हमें भी अपनी सोच बदलनी पड़ेगी महिलाओं को। जैसे कि यहाँ पर महिलाएं बनी हैं, यदि वो उनके एक फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूंगी दे दिया जाए कि देखिए वो महिला या उनकी बेटी वो बनी है, आप भी पढ़ाई करो, आप भी लिखो, आप भी आगे बढ़ो, तो क्यों नहीं बदलेगा? जरूर बदलेगा। अगर एक महिला पढ़ी हुई एक परिवार में आती है तो वो 2 परिवारों को मजबूत बनाती है, अपने बच्चों को पढ़ाएगी, खासकर बेटी यदि पढ़ी हुई होगी तो दूसरे परिवार में जाएगी तो उन बच्चों को भी पढ़ाएगी। जो डॉक्टर लीला चौहान जी ने जो कहा है ये बिल्कुल सत्य है, परिवेश को बदलना होगा। थोड़ा सा यदि हम इस पे ध्यान दें
कि हाँ हमारी कहाँ कमी रह गई, त्रुटि रह गई है। तो ये मैं कह सकती हूँ कि एक बहुत अच्छे परिणाम सामने आएंगे, जो कि सरकार के, जो कि राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में महिलाओं की जो भूमिका दी गई है उसे बहुत अच्छे से निभाएंगी। जी मैम, बिल्कुल सही कहा है आपने। इसी सवाल को लेते थोड़ा आगे बढ़ाते हुए मैं मिस कल्पना राठौर जी के पास आना चाहूंगी। जैसा कि अभी रेखा मैम ने बताया कि हमारे जो समाज में जो आरक्षण दिया जा रहा है महिलाओं को राजनीति में आगे आने के लिए, तो आपको क्या लगता है हमारे जौनसार में खास तौर पे देखा जाता है कि पद पर जो चेहरा है वो तो महिला का होता है, लेकिन जो नाम है वो उसके पति का या फिर ससुर का या फिर देवर का, भाई का, कुछ इस तरीके के परिवेश और इस तरीके का वातावरण हमारे जौनसार में है। तो आपको क्या लगता है कि हमारे यहाँ जो महिलाएं हैं वो इतनी सशक्त नहीं है कि वो स्वयं के जो राजनीतिक कार्य हैं उनका निर्वहन खुद कर सके? बिल्कुल, जैसा कि अभी रेखा जी ने कहा कि जितने भी यहाँ पे बीडीसी हैं या प्रधान हैं, तो उनके देवर प्रधान, ससुर प्रधान या पति प्रधान जो हैं वो संभालते हैं। तो यहाँ से एक बात तो साफ क्लियर है कि यहाँ पे महिलाओं की तो बिल्कुल नहीं चलती है। एक दो महिलाओं की चलने से आप ये नहीं कह सकते हो कि जो है महिलाओं की स्थिति अच्छी है, या एक हमारे पास एक महिलाओं को पद मिल गया वो कर रही है। और एक बात और रेखा जी ने बोली है कि मुझे जरूरत है, मतलब इन्होंने कहा था कि मुझे सहयोग के लिए जरूरत पड़ती है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, आप प्रधान संगठन की जो सचिव हैं, आपको पुरुष की ही क्यों जरूरत है? आपको महिला क्यों नहीं चलती साथ में? जब तक हम खुद को नहीं बदलेंगे, हम अपने साथ महिलाओं को क्यों नहीं रखते? आप देखना, कोई भी चाहे महिला नेता ही क्यों ना हो, उसके पीछे इतने सारे पुरुष होते हैं, क्यों वहां पे महिलाएं क्यों नहीं? मैम आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। मैम के शायद टेक्निकल इश्यूज मैम फेस कर रही हैं। तो मैं अगले सवाल के साथ मैं डॉक्टर लीला चौहान जी के पास जाना चाहती हूँ। मैम आपको क्या लगता है कि जैसे अभी रेखा मैम भी बात कर रही थी और कल्पना जी भी बात कर रही थी कि जो महिलाएं हैं वो उनकी जगह जो चेहरा है वो सिर्फ महिला का है, लेकिन जो नाम है और जो कार्य किए जाते हैं वो उनके ससुर, उनके पति, उनके भाई, देवर, उनके द्वारा किया जाता है। तो आपको क्या लगता है महिलाएं इतनी सशक्त नहीं है कि वो अपना राजनीतिक कार्य का निर्वहन खुद कर सके? ऐसा नहीं है, महिलाएं बिल्कुल सक्षम है, लेकिन उसे उस पर्दे के पीछे रखा जा रहा है। आप देख लीजिए कि अब तो पंचायत चुनाव में, पंचायत में 50% आरक्षण आ गया, 50% आरक्षण है और उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी रख दी गई है। तब भी तो समय था, तब भी प्रधान थे जो बिल्कुल अनपढ़ प्रधान था, उसने भी अपना कार्यकाल संचालित किया है और बहुत अच्छे से संचालित किया है। वो जा सकता है, वो आ सकता है, लेकिन महिला के साथ, महिला के प्रति आपका दृष्टिकोण ऐसा नहीं है कि वो अकेले जा सकती है, अकेले आ सकती है। क्यों? इस विषय में हम लोगों को सोचना होगा कि ऐसा क्यों? ऐसा वो कहीं ना कहीं हमारा वही सोच आ जाती है कि नहीं, हम महिला को पहले ही कम आंक जाते हैं। जब तक हम महिला की कैपेसिटी नहीं पहचानेंगे, महिला की क्षमता ही नहीं पहचानेंगे, तब तक हम उसको ऐसा ही आंकते रहेंगे। महिला कैपेबल है। अभी अगर एक बहुत बड़ी जरूरत है वो है जन आंदोलन की, जन आंदोलन की। और अगर जन आंदोलन में उन महिलाओं को हम ये कह सकते हैं, उनके अंदर ये भावना पैदा कर सकते हैं कि नहीं वी कैन डू, तो क्या से क्या नहीं कर सकती है वो कर सकती है जो पुरुष भी नहीं कर सकता है। लेकिन हम उसको दबाए बैठेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं पुरुषों को भी अपना वर्चस्व बनाना है और अपना वर्चस्व बनाने के लिए किसी की इच्छाओं को दबा देते हैं। मैं इसके लिए अगर हो सकता है कि शायद यहाँ ऐसा भी होगा कि मैं पुरुषों को ब्लेम कर रही हूँ हर जगह के लिए, लेकिन मैं पुरुषों के लिए इसलिए ब्लेम कर रही हूँ क्योंकि हमारा नेतृत्व पुरुषों ने ही किया है, महिलाओं ने नहीं किया। पुरुष आगे थे, लेकिन आज ये भी एक बहुत बड़ी सोच में परिवर्तन है कि हम महिलाओं को
एक संवाद करने के लिए एक पुरुष ही आगे आए हैं, हम महिलाएं आगे नहीं आई है, हम पुरुष ही, कोई पुरुष ही आगे आए हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी भावनाओं को जाना, उन्होंने हमारी भावनाओं को सोचा कि नहीं, महिलाएं भी इस समाज की एक जी मैम, अहम बिल्कुल आप भूमिका निभा बिल्कुल सही सकती है। कह रही हैं। तो मैं मेरा जो सवाल है, मैं कल्पना राठौर जी के पास आना चाहूंगी। मैम, आप क्या कहना चाहेंगी इस विषय में? क्या सिर्फ ये पुरुषों की ही गलती है कि महिलाएं आगे नहीं आ पा रही हैं? क्या इसमें महिलाओं का कोई योगदान नहीं है? कहीं ना कहीं तो महिलाएं भी अपने अधिकारों के लिए आवाज नहीं उठा रही हैं। आरक्षण उन्हें पूरा दिया जा रहा है, सरकारी रूप से, पूर्ण रूप से जो योजनाएं लागू की जा रही हैं वो महिलाओं के लिए की जा रही हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि महिलाएं अपना कार्य खुद नहीं कर रही हैं? इसके लिए हम केवल पुरुष प्रधान समाज को ही उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते हैं। मैम, आप अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट हैं। हाँ, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। इसके लिए बिल्कुल भी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ पुरुष इसके लिए जिम्मेदार है। जितना पुरुष जिम्मेदार है उतनी ही महिला भी जिम्मेदार है इसके लिए, क्योंकि हम चाहती ही नहीं है आगे जाना। हम अगर आगे जाना भी चाहते हैं तो हम खुद ही खुद को पीछे कर लेती हैं ना। यो छोटी कोकजाणों में आगिंडो या कुछ भी होता है। अगर मैं अपनी ही एक बात लेती हूँ, अगर मैं कुछ भी करती हूँ तो सबसे पहले मेरी माँ मुझे टोकती है, ऊंडी रहो पछनी, यो तू छोटी छोटी की बराबरी कर दी। तो मुझे टोकने वाला कोई पुरुष नहीं, मेरी माँ है और वो एक महिला है। तो मैं कहीं भी ये नहीं बोलूंगी कि हमको पीछे करने वाला पुरुष है पुरुष भी। मैं ये नहीं कह रही कि नहीं है, वो भी है, लेकिन पुरुष और महिला दोनों की भागीदारी बिल्कुल बराबर है। हमारी माँ हमें यही शिक्षा देती है, तैं दोतिया सार से जानो, सार से कियो सीख, तू खानो भानो सी, काना बोलते हैं यो बोलनो कलेक्टर बोलनो कुकिंग जाय करी। तो जैसी हमारी हमको शिक्षा मिलेगी हम वही करेंगे। और हमारी जो शिक्षा हमें देती है, मतलब एक महिला ही हमें आगे गाइड करती है। जी मैम, बिल्कुल मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। और जैसा कि आपने अभी कहा कि माँ ये कहती है कि कुकी तक कलेक्टर बनना, लेकिन महिलाएं अब कलेक्टर भी लागे हैं बढ़ दी हमारे अभी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं बोल रही हूँ कि वो अब बदल रहा है। अब माएँ भी बदल रही है। अब पुरुष भी हमारे साथ चलना चाह रहा है, या महिलाएं भी अभी जो है वो आवाज उठाती हैं अपने हक के लिए, बट इतना नहीं उठाती हैं कि वो बिल्कुल ही मतलब वो बराबरी कर ले उनकी पुरुषों की। इतना भी नहीं है। कहीं ना कहीं फिर हमको फिर दबाया भी जाता है, और दबाने के लिए मैं ये कहूंगी कि हाँ, ज्यादातर हाथ जो होता है वो पुरुषों का भी होता है, वो हमें हड़का देते हैं। आप एक चीज अगर आपने नोट की होगी, अगर आप जौनसार से हो, जब हमें आंगड़ी के जाओ, बिल्कुल मैं जौनसार से ही हूँ। हाँ, जब हमें आंगड़ी के जाओ, आंगड़ी को बैठी है जे कोनी देर बिनोटली अमुक आई, तब जो नींदरा से छोटा भी होला सो आंदा सो अमुक टोकदा कोगरी औड़ी बेटी दार के जाई ना तू में। तो मतलब वो ऐसे हड़का देता है, वो हमसे छोटा है। तो एक पुरुष प्रधान उसी मतलब एक पुरुष प्रधानता ही हुई वो, कि वो हम लड़कियों पे महिला समझ के हम पे अपना रौब जमा रहा है वो, कि तुम महिलाएं हो, तुम घर जाओ, तुम्हारे यहाँ बैठने का कोई टाइम नहीं है ये। तो बिल्कुल लीला चौहान जी की बात से मैं सहमत भी हूँ, बट पूरी तरह से मैं पुरुषों को ब्लेम नहीं कर सकती हूँ कि पूरी तरह से वो। मैम, मैं अब मंजू कुमार जी के पास आना चाहती हूँ। मैम, आपको क्या लगता है, जैसे कि मैम ने अभी बताया कि पुरुष वर्चस्व जो है वो इस पे हावी हो रहा है और कहीं ना कहीं इसमें महिलाओं की भी गलती है। तो मैं आपसे इसका समाधान पूछना चाहती हूँ कि हम किस प्रकार से क्षेत्रीय राजनीति और सामाजिक तौर पर महिलाओं की भूमिका और भागीदारिता में परिवर्तन ला सकते हैं? आपको क्या लगता है मैम? महिला भूमिका और भागीदारिता देखें तो पहली बात है, महिलाएं पहले इतनी कॉन्फिडेंट तो हों। तो पहले कॉन्फिडेंस की नींव तो देखो, चाहे कुछ भी हो, वो माँ के पास भी हो सकता है, भाई पिता के पास भी हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है लड़की जो है वो कॉन्फिडेंस कहाँ से ले रही है, वो तो कहीं से भी बाहरी जगह पर आकर के भी कॉन्फिडेंस ले लेती है। एक यदि जब तक अपने अंदर, लड़की के अंदर स्वयं ये नहीं आ रहा है, इतना कॉन्फिडेंस में नहीं है कि मैं कुछ कर सकती हूँ, तो वो वही कुछ नहीं कर सकती। फिर वो हर एक के कहने पर ही चल रही है, तो विचार नहीं बना पाती, अपना कोई विचार नहीं उसको स्थापित कर पाती। क्योंकि एजुकेशन के मामले में यदि मैं सोचती हूँ कि मेरे टाइम पे भी यदि 94 में यदि 3 लड़कियों का संगठन में सिलेक्शन होता है, तो आप अंदाजा लगाइए कि उस समय पर ऐसी कई महिलाएं होंगी जो देख करके भी उनको लग रहा था, लो ये पता नहीं 3 लड़कियां भी क्यों आई, ये 3 लड़कियां भी क्यों निकली। तो वहां वो कोई वो नहीं थे, कहीं वो इंटरेस्टेड नहीं थे ना वो कि वो देखने में, ना उनको कोई वो शौक था कि भाई जो लड़कियां हैं
वो आगे आ रही हैं या वो कार्य कर रही हैं, वो थोड़ा सा इग्नोरेंस तो होती थी। वहां पर जहां पर हम टीचिंग उसमें भी जा रहे हैं, तो उसमें भी हम यही देख रहे हैं। मैम, रेखा मैम जी के पास मैं आना चाहती हूँ। मैम, आप तो पहले पूर्व में भी प्रधान रह चुकी हैं और आप राजनीति में सक्रिय रूप से कार्यरत थी। तो मैम, जैसे कि ग्राम पंचायतों में महिलाओं को पूर्ण रूप से जो आरक्षण दिया गया है, जैसे कि सामाजिक तौर पर जो महिलाओं की जो काबिलियत है, हाँ, क्या कहीं ऐसा है कि हमें महिलाओं की काबिलियत पर भरोसा करना सीखना होगा? यस मैडम, मैं इस बात पे बिल्कुल सही कह रही हूँ कि महिलाओं की काबिलियत पर हमें भरोसा करना होगा। हमें जिस पद के लिए हमें चुना गया है, हमें बताया गया है, हमें वो गाइडेंस भी दे सकते हैं पुरुष प्रधान, ऐसा नहीं है। हमें थोड़ा निकलने का मौका दें बाहर, हमें जो अपनी बात रखने का मौका दें, कहने का मौका दें, और हम भी उसी मार्गदर्शन पर चलते रहें। ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर पाएंगे। और जैसा कि आपने अभी कहा है, राजनीति के बाद कल्पना राठौर जी ने जो मुझे कही है कि अभी राजनीति के बाद कि आप पुरुष ही क्यों चलते हैं, महिलाएं ही क्यों नहीं चलती, तो ये जवाब भी मैं देना चाहूंगी कि पुरुष ही आखिर क्यों चलते हैं, महिलाएं ही क्यों नहीं चलना चाहती। क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि मेरे साथ महिला से महिला ना चले, कोई महिला नहीं चाहेगी कि मेरे साथ महिलाएं ना चले। उन महिलाओं को भी सोचना चाहिए एक कि वो कम से कम बैठकर बात करके, ये महिला है हमें बता सकती है। क्या उन्हें पुरुष ये कहते हैं कि आप घर जाइए? नहीं कहेंगे। या उन्हें ये कहेंगे कि आप इनके साथ मत चलिए? आप चलिए ना, आप भी तो हिम्मत रखिए ना। यदि कोई महिला साथ चल रही है, कोई राजनीति में है या कोई किसी पद पर ऐसे बैठी है कि ऐसा लगता है कि उसके पास पुरुष लोगों की भीड़ रहती है, तो वो महिला ना मना करती है, ना ही पुरुष कोई मना करेगा। ये मैं आपको बता सकती हूँ कि कोई भी पुरुष ये नहीं चाहेगा या नहीं कहेगा कि आप आगे मत जाइए, उस महिला से बात मत कीजिए या नहीं। उसमें खुद में भी तो हिम्मत होनी होगी कि वो भी आगे बढ़े, वो भी आगे आए और बात रख सके अपनी। धन्यवाद मैम। मैम, मैं लीला चौहान जी के पास इसी संदर्भ में आना चाहूंगी। जैसे मैम बात हुई है कि महिलाएं कार्य कर सकती हैं, उनमें क्षमता है कार्य करने की और वो कर भी रही हैं, ऐसा नहीं है वो कर नहीं रही हैं। लेकिन बात जहां पर आ जाती है कि महिलाओं को खुद के लिए आवाज उठानी पड़ेगी, महिलाओं को इतना सशक्त बनना होगा कि वो अपने लिए आवाज उठा सके। तो मुझे लगता है इसके लिए सबसे जो अच्छा उपाय है वो है शिक्षित महिला होगी तो ही शिक्षित राष्ट्र होगा। और मुझे लगता है कि जो एक स्त्री है वो केवल अपना ही नहीं बल्कि अपने परिवार की 3 पीढ़ियों का सर्वतोभद्र कल्याण कर सकती है। तो लीला चौहान जी, आप तो खुद असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हमारे क्षेत्र में जो महिलाएं हैं उनकी जो शिक्षा है उनको कितना प्रोत्साहन मिला है पहले की अपेक्षा? अगर पहले की अपेक्षा मैं कंपेयर करूं तो आज हर लड़की साक्षर या शिक्षित हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसका परसेंटेज डे बाय डे बढ़ रहा है। लेकिन जो अब यहाँ दो उसमें समाज बंट गया। एक वो समाज जो गांव में रह गया, एक वो समाज जो बाहर आ गया। जो बाहर आ गया है, जिनकी लड़कियां बाहर है, उनमें और गांव की एक लड़की में जो गांव में पढ़ रही है, उनमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हुआ है। डिफरेंस ये क्योंकि गांव की जो लड़की हो तो आज भी गांव के परिवेश में रह रही है, उसको एजुकेशन तो मिल रही है, लेकिन उसको एक अच्छा एक्सपोजर नहीं मिल रहा है। बाहर की लड़की बाहर जो पढ़ रही है, बाहर जो निकल गई है, उसको एक अच्छा एक्सपोजर मिला है। उसने दुनिया को समझा है, उसने चीजों को समझा है, उसको उसके अंदर वो क्षमता जगी है कि अगर कुछ कहता भी है कोई तो जवाब दे सकती है। लेकिन गांव की एक पढ़ी लिखी लड़की, चाहे वो ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, वो अपनी बात कहने में सक्षम नहीं है, क्योंकि उसका इर्द गिर्द का समाज तो वही है जो लड़कियों का ज्यादा बोलना उनको अखरता है। ठीक, तो हम इस परिवेश में अगर कंपेयर करें तो बहुत सारी लड़कियां आज अच्छे पद पे भी है, अच्छे क्या डिपार्टमेंट में, हर जगह आपको मिलेगी। ठीक, आज हम ही महिलाएं जो बात कर रही है, महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं। महिला सशक्तिकरण में तो हम देख रहे हैं कि ठीक है, चीजें
बदल रही है। हम बोल रहे हैं, लोग आज सुनने को आतुर है कि हम क्या बोलें। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई सुनना ही नहीं चाहता। आज धीरे धीरे जब लोग समाज शिक्षित हुआ तो लोगों ने हम लोगों को सुनना चाहता है कि आप क्या चाहते हो, आपकी अंदर की पीड़ा क्या है। इसमें मैं आपको एक बहुत बड़े उपन्यासकार थे, चिनेबा अजेबे, नाइजीरिया के। उसने कहा था कि जब तक हिरण अपना इतिहास खुद नहीं लिखेगा तब तक हिरण के इतिहास में शिकारियों की वीर गाथाएं ही गाई जाएगी। कहने का मतलब जब तक हम खुद नहीं बोलेंगे कि हम लोगों के साथ समस्या क्या है, हम लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है, तब तक बाहर से तो बहुत अच्छा दिखेगा। पुरुष भी कहेगा कि नहीं, हम तो आपको आगे बढ़ा रहे हैं, आपको सब चीजें कर रहे हैं, आप सक्षम नहीं है, लेकिन उसको पार्टिसिपेट तो करिए। जब एक बिल्कुल मुझे लगता है कि मैं कल्पना राठौर जी के पास आना चाहूंगी कि मुझे लगता है महिलाओं को अब हिरन बनकर अपने इतिहास लिखने का समय आ गया है। तो मैम अभी डिजिटल सारथी की टीम द्वारा एक सर्वे किया गया जिसमें देखा गया कि गाँव के जो GICs हैं, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है, उसमें जो महिलाओं की जो संख्या है वो लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों से ज्यादा है। तो मैम इसका क्या मतलब, इसको हम किस परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं? आपने कहा कि महिलाओं की संख्या GIC जौनसार में ज्यादा है, तो इसका एक रीजन तो ये हो सकता है कि यहाँ पे भी एक पुरुष प्रधानता आ जाती है। कि क्या होता है, जो मतलब अदरवाइज मत लेना, देखो लड़कियां जो है उनको गांव में पढ़ाया जा रहा है। ऐसा तो नहीं होगा ना कि लड़के नहीं है, लड़कों को नहीं पढ़ा रहे हैं, बट उनको पढ़ाने के लिए जो है बाहर भेज दिया, विकासनगर भेज दिया, हरपटपुर भेज दिया, देहरादून भेज दिया। इसलिए गांव में ज्यादा लड़कियां हैं, ज्यादा लड़कियों को एडमिशन मिल रहे हैं लड़कियों को बजाय लड़कों के। तो मैं यही कहना चाहूंगी। तो मैम आप क्या कहना चाहती हैं कि क्या ये सकारात्मक पहल नहीं है, क्योंकि पहले तो लड़कियों को विद्यालय ही नहीं भेजा जाता था और अब लड़कियों की नहीं नहीं, बिल्कुल सकारात्मक है। कैसे सकारात्मक है? शिक्षा ऐसा नहीं है कि शिक्षा सिर्फ आप बाहर से जाके ही ले सकते हो। आपके लिए स्कूल गांव में भी खोले गए हैं, आप कम से कम शिक्षा तो मिल रही है ना उनको। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि पहले शिक्षा नहीं दी जाती थी लड़कियों को बोला जाता था ताऊ के कौरनों का पौड़ी गौरी साठ से ही नहीं जानो। तो शिक्षा तो दी जा रही है ना। हाँ, ये बात अलग है कि अभी भी वो पुरुष प्रधानता में उसको लड़की को जो है पीछे ही धकेले जा रहे हैं। दो एवढी पढ़ दी गौरव के स्कूल लगे पढ़ दी, जरूरी है जाने, जरूरी से अंग्रेजी सीखनी, हिंदी बोल दी पूंडी। तो ये है कि हाँ, बट कि लड़कों से पीछे ही रखा जाता है, इसीलिए लड़कियों की संख्या गांव में ज्यादा है और आपकी नीचे बात से कम मैं है। बिल्कुल सहमत हूँ कि बेटों को अच्छे विद्यालयों में, कि बेटों को हाँ, अंग्रेजी मीडियम में हम पढ़ाएंगे और क्या कहते हैं बेटियों को हम गांव के विद्यालय में दाखिला, क्योंकि शिक्षा के नाम पर सरकार ने इतनी पॉलिसीज ला दी हैं। मैं मंजू अवंतिका, हाँ जी मैम। इसमें मैं एक बात, ठीक है, वही तो बात आ रही है। जब आप डिफरेंस यही क्रिएट कर रहे हैं, डिफरेंस यही आ रहा है कि ठीक है लड़का लड़की में यही डिफरेंस, तो आप उससे क्या उम्मीद करती है कि वो इक्वल पार्टिसिपेट कर पाएगी? बिल्कुल वही तो बात है, कहाँ से करेगी? जी हाँ, मैम, नहीं हम लोग मंजू कुमार जी के पास मैं ये सवाल लेके आना चाहती हूँ। मैम आपने तो बहुत समय तक केंद्रीय विद्यालय में शिक्षिका के रूप में कार्यरत रही हैं। तो मैम मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जैसे हमारे क्षेत्र में जो लड़के हैं उनको अच्छी शिक्षा के लिए बाहर भेज दिया जाता है और लड़कियों को गाँव में ही रखा जाता है, तो आप इसमें अपनी क्या टिप्पणी देना चाहती हैं? क्योंकि मैं तो स्वयं कन्बुआ से जहाँ मेरे को ये पता है कि वहां से वही एकमात्र गांव रहा होगा उस समय जो शायद सबसे मोस्ट एजुकेटेड विलेज था, कन्बुआ। तो वहां पर लोगों की सोच में मुझे इतना ज्यादा अंतर नजर नहीं आता है कि वो ये मैं इस दौड़ को देख सकूं। लेकिन यह है कि जब मैं स्वयं बाहर आई हूँ तो तब देख रही हूँ कि हाँ, लड़कियों को इतनी तवज्जो नहीं दी जाती जितना बॉयज को तवज्जो दे दी जाती है। कि नहीं, क्योंकि उनको नौकरी करनी है, शादी करनी है, तो चलाना है, उसे घर चलाना है, तो यही मापदंड रखा जाता है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। और लड़कियों का, जो लड़कियां अपने आप बढ़ गई आगे, तो मुझे लगता है कि वो इस जगह पर आगे अपने आप कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। क्योंकि यहाँ पर यदि मैं डिफरेंसेस देखूं तो ऐसा नहीं है कि मेरे अपने घर में नहीं होगा डिफरेंसेस, सभी जगह पर है। मेरी मदर एजुकेटेड नहीं थी, लेकिन जितनी थी
उसके बावजूद भी वो शायद ये चाहती थी कि ना मेरी बेटी पढ़े, ज्यादा पढ़े। और जब मैं शायद शादी के लिए मैंने स्वयं अपने आप बोल दिया था कि नहीं मुझे करनी ही नहीं, तो ये मेरी अपनी चाहत थी, मैं खुद स्वयं चाहती थी, मेरी सोच थी। मैं दिशा चाहती थी क्या कि मैं नौकरी करना चाहती हूँ, मैं अपने पैरों पे खड़े होना चाहती थी। तो ये मेरी दिशा भी उन्होंने निर्धारित कर दी मेरी सोच के साथ में। मंजू मैम यही तो एक हाँ जी। पॉजिटिव पॉइंट है जॉन हाँ। सर का, कि लड़की के ऊपर दबाव नहीं डाला जाता था हाँ, कि दबाव ताके नहीं शादी डाला। कर, आपकी मर्जी से और ताके करनी शादी तक और करनी ना तो कोई बात ना थी। मतलब जॉन सर में कहीं पे भी दबाव नहीं डाला जाता है लड़की के आपके पास ऊपर। ही आना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि लड़के इसमें अपनी किस प्रकार से भागीदारिता दे सकते हैं, या फिर लड़कों का इसमें क्या सहयोग रह सकता है कि वो लड़कियों की शिक्षा की तरफ आवाज उठाएं और इसको प्रोत्साहित करें, लड़कियों की शिक्षा को। लड़कों, अभी तो यही बात हो रही है कि पुरुष वर्चस्व चल रहा है, पुरुष दमन कर रहे हैं, पुरुष प्रधान समाज है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है अब समय ऐसा आ गया है कि पुरुष भी महिलाओं का बहुत साथ दे रहे हैं, और वो एक, मुझे लगता है पुरुष और महिला एक सिक्के के दो पहलू हैं, तो एक दूसरे के बिना आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि पुरुषों की क्या भागीदारिता रह सकती है। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि पुरुषों की भागीदारिता क्या मतलब, पुरुष क्या कर सकता है? वो जस्ट एक अपने घर में जो लड़की है, अगर वो उसी को ही बोल दे कि भाई तुझे आगे पढ़ना है, सिर्फ शादी तक तू अपने आप को सीमित मत रख, तो ये भी एक बहुत बड़ी भागीदारी हो जाएगी। भला तू ठीक है, तू दूसरे की लड़की को मत बोल, अपने घर की लड़की को तो बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर। और मैं दूसरी बात यहाँ पे सिर्फ पुरुषों के लिए ही नहीं कहना चाहूंगी, मैं यहाँ पे राजनीतिक भी एक वो लेना चाहूंगी। जैसे हमारे विधायक जी हैं या हमारे जिला ये अध्यक्षा महोदय जी, वो तो महिला हैं, तो इनको एक कैंप करना चाहिए महिला उत्थान के लिए, चाहे वो हमारे विधायक प्रीतम सिंह जी ही क्यों ना हो। मैंने कभी कोई भी कैंप नहीं देखा महिला उत्थान के लिए अपने जौनसार में। और मधु चौहान जी तो एक महिला हैं, उनको तो इन सब चीजों में सबसे आगे रहना चाहिए था कि भाई अपने जौनसार की महिलाओं के लिए कदम उठाएं। बट मैंने दोनों में से किसी को भी कोई कदम उठाते हुए नहीं देखा कि अपनी जौनसार की महिलाओं की एजुकेशन के लिए या उनके नॉलेज के लिए कुछ, लड़कियों के लिए कुछ कैंप किए जाएं, या फिर कोई रोजगार अगर प्रोवाइड कर दिया जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात हो जाती। जी मैम, वहां से भी लड़कियां आगे बढ़ती। मंजू मैम, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि फॉर्मेटिव एजुकेशन में जो लड़के हैं वो अपना किस प्रकार से योगदान दे सकते हैं महिलाओं के लिए। लड़के जहाँ धीरे धीरे एजुकेटेड हो गए हैं और जागरूकता उतनी ही आई है उनमें, तो वो स्वयं भी अपने आप आगे बढ़ के बाकायदा उन्होंने लड़कियों का साथ दिया है, लड़कियों को आगे भी बढ़ाया है, इसको मैं इनकार नहीं कर सकती। एक घर में देखा जाए तो भैया एक सिक्के के ये दो पहलू हैं। यदि आप नजरअंदाज एक पहलू को करते हैं तो ये ध्यान रखिए कि दूसरा वाला जो आप कह रहे हैं कि नहीं आप इसी की तरफदारी करें कि यही सही है, तो बिल्कुल वो भी गलत होगा, क्योंकि वहां पर देखना पड़ेगा कि वो किस कंडीशन में वहां वो जरूरत होती है। लड़कियां देखा जाए तो अकेले सारे कार्य नहीं कर सकती, कुछ कार्य शायद लड़के ही कर सकते भाई, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ जी मंजू मैडम, जैसे अब मैं आपको बताती हूँ, एक सेफ्टी सिक्योरिटी से रिलेटेड देख लीजिए, उसमें एक देखो, एक जो बंदा चल रहा है आपके साथ, आपको वो देखो चाहे कुछ भी हो, वो भागीदारी दिखा रहा। भागीदारी का मतलब ये नहीं होता है कि इसके बगैर, मेरे दोनों बच्चे दोनों लड़के हैं, मैं आपको बताऊं मेरी भागीदारी कहाँ बनती है, मैं उनका कम से कम जो पालन पोषण करूं तो उसमें भी बाकायदा महिलाओं के लिए इज्जत से लेकर के बाकायदा उनका ख्याल रखते हुए मैं चाहूंगी कि वो एजुकेशन ले, ना कि ऐसा हो कि केवल वो लड़के हैं इसलिए एक तरफ हो गए, वो सोच मैं कभी नहीं चाहूंगी। और इसमें नहीं, मैं ये जानना चाह रही हूँ मैडम, आपने जो बोला ना कि कुछ काम ऐसे हैं जो सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं, मैं वो काम में जानना चाहती हूँ। देखो, जो बायोलॉजिकल डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को कभी इग्नोर ना करें, आप वो ना सोचें, लेकिन इसमें एक ले दे करके यदि हम सामाजिक रूप से देखें तो देखो बढ़ाने वाला भी तो पुरुष ही है हमको, लेकिन वो पुरुष बढ़ा रहा है तो किस लिए, क्योंकि हम लोग अब धीरे धीरे एक साथ आ रही हैं। मैडम, पुरुष हमको बढ़ा नहीं रहा है, नहीं पुरुष हमको बढ़ा नहीं रहा है, हम अपनी सोच को इतनी सीमित कर रखी है कि पुरुष हमें बढ़ा रहा है। वो पुरुष जिसको हमने पैदा किया है वो हमें क्या बढ़ाएगा।
इस सवाल को लेके मैं रेखा जी के पास आना चाहती हूँ कि ये तो कुछ इस प्रकार का विषय हो गया है कि महिलाओं और पुरुषों के काम बांट दिए गए हैं हमारे समाज में। महिलाओं को जैसे परिवार में महिलाओं की क्या भूमिका रह गई है, हमने महिलाओं को कह दिया है कि वो सिर्फ परिवार तक ही सीमित रह गई है, वो घर में गृहिणी बनकर ही रह गई है, और पुरुषों को हमने काम दिया है कि वो बाहर का कार्य संभालेंगे। मतलब लिंग के आधार पर भेदभाव इसे हम कह सकते हैं कि पुरुष ये कार्य करेंगे, महिलाएं ये कार्य करेंगी। आपकी क्या राय है इस विषय में? क्या आप मंजू पवार जी से सहमत हैं? मैं कुछ हद तक मंजू पवार जी से सहमत हूँ। जैसा कि उन्होंने कहा है अभी कि हाँ, कुछ कार्य जो पुरुष प्रधान समाज होने के नाते वो दिए जा सकते हैं महिलाएं। अब जैसे इन्होंने कहा है कि सिक्योरिटी की बात आती है, ऐसा नहीं है महिलाएं अकेली जाती हैं आती हैं, तो थोड़ा एक डर सा ये बना रहता है, अरे लड़की जी अकेली जी, जाएगी। मैं आपको थोड़ा सा बीच में इंटरवीन करना चाहूंगी। मैम, मेरा सवाल ये है कि नहीं, अभी तो हमारे आर्म्ड फोर्सेस में भी हमारी महिलाएं कार्यरत है। इनफैक्ट हमारे देश के इससे पूर्व राष्ट्रपति एक महिला ही रह चुकी हैं। तो अभी भी हम जौनसार में ऐसी धारणा लेके क्यों चल रहे हैं कि हमें सिक्योरिटी के लिए पुरुषों पे निर्भर रहना पड़ रहा है? नहीं, ये निर्भर रहना अलग चीज है। हमारी सोच नहीं कहेंगे मैडम, ये हम नहीं, समाज की सोच कहेंगे, ये हम अपनी सोच भी तो नहीं। समाज की सोच ही ये तो समाज बदलनी है की मैडम, समाज की सोच तो बदलनी है ना। और अब ये थोड़ा पुरुष बदलनी के लिए कोई अलग काम नहीं बना है। नहीं, इसमें इसके लिए हम ही को अलग जगानी होगी, हमें ही मिलना होगा। यदि हम आज हाँ, यदि हम यहाँ पर आज 4 महिलाएं एकत्रित हुई हैं, तो मैं ये समझती कि हम 400 होंगी, 400 से 8,000 होंगी। इस तरह से करके हम अपनी आवाज को यदि बुलंद रखेंगे, तभी हम इस सोच को बदल जाएंगे। वरना हम मीडिया के आगे आते रहेंगे, कैमरे के आगे आते रहेंगे और अपनी मन की बात को दबाते रहेंगे और बोलते रहेंगे, तो उससे कल्पना जी कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता उससे, यदि जब मैं तक हम डॉक्टर अपने गीता मन से चौहान ना जी के चाहें। पास आना चाहती हूँ। मैम, जैसे कि अभी मैम ने कहा कि महिलाओं को आगे आना होगा इस विषय को लेकर कि उनको वो डिपेंड करती हैं सुरक्षा को लेकर दूसरों पे। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि महिलाएं किस प्रकार से अपनी सहभागिता सामाजिक रूप से दिखा सकती हैं कि जिससे पता चले कि महिलाएं अपने स्वयं के लिए स्वयं सक्षम हैं खुद के लिए। ऐसी क्या पहल महिलाएं कर सकती हैं? जैसे अभी रेखा जी ने कहा कि कोई भी कार्यभार है, कोई भी आपका राजनीतिक पार्टिसिपेशन है, प्रधान है, बीडीसी है, जहां महिलाएं बनी हुई है, उनको ये चीजें उनके अंदर ऐसी अलग जगानी होगी कि तुम कर सकती हो, तुम सक्षम हो, तुम अपना निर्णय खुद ले सकती हो। अगर वो करेगी, क्योंकि उससे जुड़ा हुआ, क्योंकि हम लोग बाहर निकले हुए लोग हैं, वो समाज में रह रही है, गांव में रह रही है, ग्राम सभा में रह रही है। अगर वो करके दिखाएगी, वो अपने साथ 2 से 4, 4 से 8 लेके चलेगी, तो लोगों के अंदर एक जागरूकता आएगी, एक लगेगा, अपने आप को पहचानेगी कि नहीं, हम कर सकते हैं। तो मुझे यही लगता है कि जितना भी अभी अगर राजनीतिक तौर से देखा जाए, जो लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है महिलाएं, उनको कहीं ना कहीं आगे आना होगा। उन्हें आगे आके महिलाओं के बीच में जा करके, जैसे कल्पना जी ने कहा कि अभी तक कोई भी ऐसा महिलाओं के लिए कोई ऐसी कैंपेन नहीं हुई है, कोई ऐसा सम्मेलन नहीं हुआ है जिससे महिलाओं से उनके अधिकारों की बात ये कह जाएगी, हाँ, हम तुम्हारे भी अधिकार है। कर्तव्य ही नहीं है सब कुछ, अधिकार भी है, लेकिन मैं राठौर के पास आना चाहती हूँ कि जैसे आपने अभी बताया कि इस परिप्रेक्ष्य में महिलाओं को ही आगे आना है, महिलाओं को ही बोलना है, उनको ही पहल करनी है। तो इसमें मुझे लगता है एक महिला सुरक्षा, जैसे अभी महिला सुरक्षा की बात हो रही थी कि महिला सुरक्षा को लेकर हम दूसरों पर लंबित हैं। तो मैम, मैं ये जानना चाहती हूँ कि महिला सुरक्षा एक आजकल अपने आप में ही एक ज्वलंत विषय है। तो हमारे क्षेत्र में जो महिला उत्पीड़न और शोषण है, वो आपको क्या लगता है कि वो हो ही नहीं रहा है, या फिर इतना हमारी संकीर्णता इतनी व्याप्त है यहाँ की सोच में कि बदनामी हो जाएगी, इसके चलते महिलाएं कुछ बोल ही नहीं रही? जहां तक आप बात कर रहे हैं जौनसार पे महिला शोषण की, जी, तो मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहूंगी कि है नहीं वहां पे महिला शोषण। बिल्कुल वहां पे महिला शोषण है, और पहले भी था, अभी भी हो रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि और जगह की तुलना से वहां जौनसार में इतना नहीं है ना। वहां पे क्या बोलते हैं उसको, वो
भ्रूण हत्या है, ना वहां पे दहेज प्रथा है कि दहेज के लिए किसी लड़की को जला दिया जाए या दहेज के लिए किसी लड़की को घर से निकाल दिया जाए, तो ऐसा भी कोई उत्पीड़न वहां पर नहीं है। ऊपर से वहां पे महिला जो है वहां वो अपनी मर्जी से शादी कर सकती है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि पहले जो था वो अगर कोई किसी महिला को ससुराल पसंद नहीं आ रहा है, अब तो नहीं है, खैर अब नहीं है ये, बट पहले जो था, अगर किसी महिला को कोई ससुराल पसंद नहीं आ रहा है तो वो वहां से छोड़ के दूसरी जगह आराम से जा सकती है, उसे रोकने वाला कोई नहीं है, उसके ससुराल वाले नहीं रोकेंगे, उसके मायके वाले नहीं रोकेंगे। वो जब तक उसका मनपसंद ससुराल ना मिल जाए वो ससुराल बदलती रहती थी। अब ये नहीं है, तो अब थोड़ा इस पे हो सकता है कि हाँ भाई अब परिवार की तरफ से बर्डन आना चाहूंगी ये सवाल लेके कि मैम किस प्रकार से जैसे अभी मैम ने कहा है कि हमारे यहाँ पहले दहेज प्रथा का हमारे यहाँ प्रचलन नहीं है, दहेज नहीं होता है। तो जहां तक मैंने देखा है कि अब बदलते परिवेश के साथ साथ जो महिलाएं हैं हमारे यहाँ, जो दहेज प्रथा है वो बढ़ रही है। बड़े बड़े उसमें शादियां की जा रही है और खूब फ्लैट और ये सब चीजें महिलाओं को दहेज भर भर के दिया जाता है। तो मुझे तो लगता है कि एक नकारात्मक परिवर्तन है। आप क्या सोचती हैं मैम इस विषय में? रेखा जी, मैं आपसे आपसे ये सवाल कर रही हूँ। जहां हमारे यहाँ पहले दहेज प्रथा का बिल्कुल खंडन किया जाता था, वहीं पे अब देखा जा रहा है कि अब हमारा जो जौनसार बावर का जो क्षेत्र है वो दहेज प्रथा की ओर अग्रसर हो रहा है। तो ये तो एक नकारात्मक बदलाव है। जहां हम सकारात्मक बदलाव की बात कर रहे हैं, सकारात्मकता की पहल कर रहे हैं और महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, तो आपकी क्या राय है इस विषय में? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है दहेज प्रथा के ऊपर। लेकिन जहां तक मेरी अपनी सोच रही है और मैंने जो अनुभव क्षेत्र में किया है, हाँ यहाँ पर कुछ वर्ष पूर्व तक ये मैंने देखा है, कुछ 2-3 साल पहले से मैंने देखा है कि दहेज दिया लिया जाने लगा था, तो देखा है। लेकिन अभी जैसे कुछ खत और कुछ जैसे आप यहाँ का जो पारंपरिक के जो जिस तरह से यहाँ रीति रिवाज है उस तरह से बैठक करके कि आप जो है बेटियों की शादियों में आप खाने में ये चीज नहीं देंगे और दहेज भी नहीं दिया और लिया जाएगा, ये एक बहुत अच्छी पहल है। और इसका प्रभाव मैं समझती हूँ कि नीचे क्षेत्र में भी पड़ रहा है, क्योंकि यदि शुरुआत कहीं से होगी तो वो खत्म भी कहीं पर होगा, उसका प्रभाव भी कहीं पर पड़ेगा। जी जी मैम, क्योंकि महिलाएं लड़कियां अगर पढ़ी लिखी होंगी, वो अपने क्षेत्र में वो काम करेंगी, आगे बढ़ेंगी, तो उनकी सोच भी बदलेगी। यहाँ पर मैं मंजू कुमार जी के पास आना चाहती हूँ कि हमारे कहीं ना कहीं रह जाता है महिला स्वास्थ्य का मुद्दा। हमने शिक्षा पर बात करी, हमने महिला सुरक्षा पर बात करी, हमने सशक्तिकरण पर बात करी। वहीं देखने को मिलता है कि हमारी जो जौनसार बावर क्षेत्र में महिलाएं वो अपने स्वास्थ्य को लेकर अपने आप को सबसे अंत में, जैसे परिवार में सबसे पहले उठती हैं, सबसे अंत में खाती हैं, अपने पूरे परिवार का ख्याल रखती हैं। तो देखा जाता है कि वो अपने स्वास्थ्य को इसमें सबसे नीचे रखती हैं। जब समस्या बहुत ऊपर चली जाती है उसके बाद वो इस पर ध्यान देती हैं। तो आपकी क्या राय है मैम इस पे कि महिला स्वास्थ्य को लेकर हमारे यहाँ कुछ परिवर्तन होना चाहिए? हाँ जी मैम, ये तो अविंतिका जी आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और मैं समझती हूँ, क्योंकि स्वास्थ्य के बगैर यदि आप ये सोचते हैं कि समाज का कोई जो भागीदारी में सबसे आगे चल रही है वही उसी का स्वास्थ्य अच्छा ना रहे तो वो परिवार क्या पालेगी, वो तो सही बात है। और ये क्या है समस्या, अब देखा जाए तो हम लोगों को ही लेना है कि हम लोग कैसे आगे बढ़ करके इस समस्या का निदान कर सकते हैं। अब हम इसमें ये नहीं सोच सकते कि भाई पुरुषत्व दिमाग या महिलाओं का अपना सोच दोनों में कुछ अंतर होगा। इसमें केवल एक हमको मानसिकता चाहिए, क्योंकि पुरुषों में भी देखा जाए तो पुरुषों में भी वो पुरुष भी मौजूद हैं जो शायद अपनी माँ को बहुत प्यार करते हैं, बहनों को बहुत प्यार करते हैं, और वो देखते हैं कि इग्नोरेंस कहीं ना कहीं उनके द्वारा भी, उनके परिवार के द्वारा भी हो जाती है। तो परिवार में ऐसा नहीं है कि कोई बंदा इग्नोर कर रहा है, मे बी हमको तो दवाइयां नहीं मिल रही, हमको हॉस्पिटल्स नहीं मिल रहे, तो आप ये देखिए कि हम हर तरीके से पीछे हो जाते हैं कि हम लोग चिकित्सक यदि हम सोच रहे हैं कोई चिकित्सक हमें उसी समय फर्स्ट एड भी दे दे
तो वो भी हमको नहीं बिल्कुल मिल रहा। मैम, मैं इसी बात को लेकर डॉक्टर हाँ। लीला चौहान जी के पास जाना चाहती हूँ। मैम, आपको क्या लगता है कि जैसे महिलाओं, हमारे जॉनसार बावर की महिलाओं में देखा जाता है कि उन्हें एनीमिया, मतलब उनके शरीर में रक्त की कमी और क्या कहते हैं ल्यूकोरिया जैसी बीमारियां यहाँ के क्षेत्र की महिलाओं में ज्यादा देखी जाती हैं। तो आपको क्या लगता है, ऐसे क्या कदम उठाए जाएं कि यहाँ की महिलाएं अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हों? जैसे मंजू मंजू मैम ने कहा महिलाओं के क्या क्या हेल्थ के बारे में, मैं यही कहूंगी कि हम कुछ इशू पे, कुछ टॉपिक पे बात ही नहीं करना चाहते महिलाओं से। उसमें एक बहुत बड़ा गैप है। उसको सेफ्टी के बारे में पता ही नहीं है कि अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसके क्या क्या बॉडी के किसी भी पार्ट में प्रॉब्लम है, तो वो शेयर नहीं करती है। वो तब पता चलता है जब इशू बहुत बड़ा हो जाता है। इसलिए इन टॉपिक पे उनसे समय समय पर बात होनी चाहिए ताकि वो अपनी बात बता सकें। जी मैम, मैं कल्पना राठौर मैम जी के पास आना चाहूंगी। मैम, आपकी क्या राय है इस विषय में कि महिलाएं, मतलब आपके स्तर पर आप क्या सोचती हैं कि आप किस प्रकार से इसमें उत्थान कर सकती हैं महिला स्वास्थ्य को लेकर? मेरा मानना है कि महिला स्वास्थ्य को लेकर जो हमारा स्वास्थ्य विभाग है उसको सक्रिय होना चाहिए हर क्षेत्र में, चाहे फिर वो जौनसार हो या कोई और ही क्यों ना हो। उनको वहां पे कैंप लगाने चाहिए। महिला विभाग है, उनको वहां पर कैंप लगाने चाहिए। विभाग बने ही इसलिए है, अगर वो विभाग ये काम नहीं करेंगे तो उनको बनाने का फायदा क्या है। वो जाके कैंप लगाए जौनसार में, वहां की महिलाओं को जागरूक करें, उनको बताए कि भाई जो भी तुम्हें प्रॉब्लम है वो तुम्हारे स्वास्थ्य कैंप लगाए, जाके वहां बताओ। तो क्यों नहीं कोई महिला बताएगी। पर हाँ, ये भी है कि कोई भी महिला जो है अगर कुछ, मेरा सवाल ये है हाँ कि जी ये बताइए। तो सामाजिक रूप से बात हो गई है कि सरकार को ये करना चाहिए या फिर इनको ये करना। मैं आपका पर्सनल ओपिनियन जानना चाहती हूँ कि महिला, जैसे आप स्वयं एक महिला हैं, तो आप अपने स्तर पर इसमें क्या परिवर्तन ला सकती हैं? मतलब मैं समझी नहीं, अपने स्तर पर कैसे? अपने स्तर पर आप किस प्रकार से महिलाएं अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हों और ये सब जो बीमारियां महिलाओं में देखी जा रही हैं हमारे क्षेत्र में, ये किस प्रकार से कम हो सकती है? आप अपने स्तर पर क्या सोचती हैं? अपने स्तर पर भी मैम यही है, जब तक उनको पता नहीं चलेगा वो अपने स्तर से कैसे जागरूक हो जाएगी। अगर मुझे मेरी बीमारी पता ही नहीं है तो मैं कैसे जागरूक हो जाऊंगी? उसके लिए पहले पता भी तो होना चाहिए ना। बताना चाहती हैं कुछ? मंजू पवार जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। हाँ मैम, आप जी, क्या कहना चाहती हैं? मैं ये समझती हूँ कि जागरूकता एक शब्द अवंतिका आपने भी बोल दिया। जागरूकता जब तक नहीं होगी तब तक हम शायद उसके विषय में भी नहीं जानेंगे। बिल्कुल। इसके लिए देखो, घर की महिलाएं तो कितनी महिलाओं से बात करती हैं, कितने उनके बारे में पूछती हैं। क्या उसमें से आप अंदाजा लगाती हैं कि एक भी महिला कोई ऐसी नहीं है जो उसी बात को आगे कन्वे कर सके, पुरुषों के पास में बैठ करके बाकायदा उसके लिए डिस्कशन भी कर बात सकते। हो रही है कि ऐसा क्यों है कि महिलाएं दूसरों पर ही निर्भर हैं, या फिर पुरुष प्रधान समाज का इतना ज्यादा वर्चस्व है क्या कि वो अपने स्वास्थ्य को लेकर भी आवाज नहीं उठा पा रही हैं? यही मैं जानना चाहती हूँ। वही तो हम कह रहे हैं कि जब उनको जागरूकता ही नहीं है उनके अंदर अपनी बीमारी को लेकर, तो कैसे आवाज उठाएगी। इसी के लिए तो बोल रहे हैं कि पहले स्वास्थ्य जो कैंप है वो लगाओ, उन्हें पता तो चले। जब वो चेकअप करवाएगी, पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है, तभी तो वो बात कर पाएगी ना आगे। अब बिना बात बताए हुए कैसे कोई बात कर लेगा। सॉरी कल्पना, रेखा जी के हाँ। पास आना चाहती हूँ। मैम, जैसा मैम ने कहा कि महिलाओं को पता नहीं है कि वो जागरूक नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि उनको क्या बीमारी हो रही है। तो अपने स्तर पर महिला को ये पता रहता है कि मेरे अंदर ये बीमारी है, लेकिन बात ये है कि महिला अपने आप को लीस्ट प्रायोरिटी पे यहाँ पे रखती है। महिला अपने स्वास्थ्य को अंत में देखती है। ऐसा नहीं है कि महिलाओं को इस बात का ज्ञान नहीं है कि महिलाओं को क्या बीमारी हो रही है। ओके ओके ओके। अच्छा, तो आपने क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा। बिल्कुल मैं सहमत हूँ इस बात से। आपने जो कहा है अवंतिका जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि महिलाओं को ये जानकारी होती है कि हमें ये प्रॉब्लम है, पर वो परिवार में, बच्चों में उसमें उलझ के वो अपने स्वास्थ्य को भूल जाती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। और रही बात जो जागरूकता शिविर लगाने की, तो जैसे प्रत्येक गाँव में आशाएं हैं जो स्वास्थ्य विभाग से चुनी गई हैं, वो विजिट करती रहती है पंचायत में। यदि ऐसी बात, तो उनसे खुलकर महिलाएं अपनी बात करें। वो तो एक महिला है, वो तो एक महिला है, उससे अपनी खुलकर पूरी बात कहे कि मुझे ये प्रॉब्लम है। और मैं समझती हूँ कि परिवार, ऐसा कोई भी परिवार नहीं होगा जो ये चाहेगा कि मेरे गांव की या मेरे परिवार की कोई भी महिला जो है किसी बीमारी से ग्रस्त हो और उसको हम इग्नोर करें।
जरूर मैं उस डॉक्टर पर लीला ध्यान चौहान दिया जी की जाएगा, बात आना चाहती हूँ। लेकिन जैसे ये सबने पता तो चले। अपने अपने विचार यहाँ पर रखे कि महिला स्वास्थ्य को लेकर सरकार ये करेगी या फिर समाज को ये करना चाहिए। तो हम जैसे गांव स्तर पर हम रहते हैं, तो हमारे लिए आशा कार्यकर्ती हमारी हो सकता है हमारी कोई माँ हो, बहन हो, भाभी हो, हम में से ही कोई एक है। तो हम लोग क्या करेंगे उस विषय में, आप क्या करेंगे उस विषय में महिला स्वास्थ्य को लेकर? मेरी कोशिश ये रहेगी, जो मेरी अपनी जी जी जी, जो डॉक्टर लीला चौहान जी से मेरा ये सवाल है। सॉरी सॉरी सबसे पहले तो क्या क्या हम लोगों को उन महिलाओं से बातें करनी पड़ेगी। हम गांव जाते हैं, घर जाते हैं, माँ हो, बहन हो, आपकी क्या क्या दादी हो, उन लोगों से ये बातें करनी पड़ेगी। ठीक है, वो कहीं ना कहीं अपनी उन बातों में आपसे शेयर करेगी। ठीक, ये सब चीज शेयर करने के बाद आपको उनको सही जगह, सही अस्पताल भेजना चाहिए। तो शायद महिला होने के नाते मेरा यही एक सबसे बड़ा कर्तव्य है कि उन लोगों के अंदर की उन लोगों से बातें करें, उन लोगों में जागरूकता लाएं। जैसे मेरे सभी पूरे क्या वक्ताओं ने कहा है, जब तक जागरूकता नहीं आएगी, ठीक है, इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि हमारे यहाँ महिलाओं ने, क्योंकि फैमिली का एक क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से उन्होंने अपने आप को एक लिस्ट पायदान में खड़ा किया है। उन्हें लगता है कि नहीं, मेरी बीमारी मैं झेल लूंगी, पहले एक फैमिली है, क्योंकि क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत था। लेकिन अब ऐसी बहुत सारी स्कीम्स है, ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज है कि महिलाओं के स्वास्थ्य पे अलग अलग काम हो रहे हैं। तो उन सब पॉलिसी के बारे में उन लोगों से बात करनी चाहिए। उन लोगों को, घर के पुरुष हो, उन लोगों से बताना चाहिए कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हॉस्पिटल जाके क्या कहें, अपने स्वास्थ्य के बारे में, अपने बीमारी के बारे में जी जी उनसे जी, बिल्कुल बताएं। बिल्कुल। इस विषय में स्वामी विवेकानंद का मानना, स्वामी विवेकानंद जी का नाम हम सभी ने सुना होगा। उनका मानना था कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति का जो सर्वोत्तम थर्मामीटर होता है वो वहाँ की महिलाओं की स्थिति होती है। हमें महिलाओं को ऐसी स्थिति में पहुंचाना, महिलाओं को 2 मिनट, महिलाओं को ऐसी स्थिति में पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए जहां वे अपनी समस्याओं को अपने ढंग से रख सकें, सुलझा सके अपने अपने ढंग से। तो हमारी महिलाओं की भूमिका जिंदगी में उनका उद्धार करने वाली नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनका सहयोगी बनने वाली होनी चाहिए। यदि हम यही सोचेंगे कि हमारा उद्धारक कोई आएगा और वो हमारा नहीं, उत्थान हाँ, करेगा, नहीं नहीं तो नहीं, कहीं ना सबसे कहीं पहले हम पहल करें। जी, हम हमें खुद से हमें अपनी इसके लिए पहल पहल करें, करनी हम होगी। पहल करें। जी हम जी पहल जी, करें। मेरा यही मानना है। मैं आपके सामने एक अंतिम प्रश्न रखना चाहूंगी कि स्त्री सुरक्षा, कहीं ना कहीं की जो महिला सुरक्षा और समता में जो सरकार के द्वारा, समाज के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं, वो कहीं ना कहीं एक रूप से दशा, महिलाओं की दशा सुधारने में कारगर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये साबित हो रहा है कि वो कारगर हैं, लेकिन फिर भी महिलाएं क्या है, उनके यथोचित परिणाम हमें नहीं मिल पा रहे हैं जो हम चाहते हैं, डिजायर्ड रिजल्ट की हमें मिले महिलाओं को लेकर। तो उसमें हम क्या, किस प्रकार से हम इसमें बढ़ा सकते हैं कि हमें जो हम यथोचित परिणाम की जो उम्मीद कर रहे हैं वो हमें किस प्रकार से मिल सकते हैं? मंजू पवार जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, किस हाँ प्रकार से? जी, महिला सुरक्षा से संबंधित है, तो मैं तो इसके लिए काफी जी मैम, महिला अपने स्कूल सुरक्षा टाइम भी, से भी, हाँ महिला जी, समानता भी। बिल्कुल। उसमें क्योंकि मैं समझती हूँ कि जब मैं स्कूल में भी टीचिंग कर रही थी, तो मैं स्पेशली ये कहती थी कि नहीं, लड़कियों को आप क्या सिखाते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए वो किस प्रकार से जागरूक रहे। तो स्कूल के बच्चे कैसे हैं, वो छोटे ही हैं उस समय, लेकिन महिलाओं को भी देखा जाए तो महिलाएं भी असुरक्षित तब है जब अपने आप को ही बहुत कमजोर समझ रही है। तो जी उसको जरूरी है कि जब तक आप उसके विल पावर को स्ट्रांग नहीं करेंगे, जब तक आप ये नहीं कहते कि हाँ, कि तुम आगे कर सकती हो, तुम बाकायदा किसी भी ऐसी स्थिति को अपने से हटा सकती हो, तो कुछ नहीं हो सकता। और घर की महिलाएं ही इस चीज को आगे बढ़ाती हैं। ये अपने आप ही, जब तक हम स्वयं किसी को ना बोलें, चाहे मेरी बहन हो, चाहे मेरी भाभी हो, चाहे कोई भी महिला जो भी है, उनको भी बताना जरूरी है, उनके साथ डिस्कस करना, उनके साथ एक बातचीत करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जागरूकता लाना का मतलब यही होता है कि क्या आप उस कंडीशन से भाग पाते हैं, क्या आप बच पाते हैं।
वो तरीके सिखाए जाते हैं। जी, मैं क्योंकि कल्पना राठौर जी के पास आना चाहूंगी कि किस प्रकार से महिला समता के लिए हम केवल सरकारी तंत्र पे ही निर्भर ना होकर महिलाएं अपनी एकजुट होकर, जो गांव समाज में महिलाएं जो अभी तक दबी हुई हैं, जो अपनी आवाज नहीं उठा पा रही हैं, तो वो किस प्रकार से हम ऐसी क्या पहल करें, महिलाएं स्वयं क्या ऐसी पहल करें कि वो अपनी समता को लेकर, उनकी जो समानता की जो बात होती है, सुरक्षा की जो बात होती है, सशक्तिकरण की जो बात होती है, उसको किस प्रकार से हम अपनी पहल पे बढ़ावा दे सकते हैं। मेरे हिसाब से महिलाओं की जो आप समानता की बात कर रहे हो, तो इसके लिए ग्रुप डिस्कशन होना बहुत जरूरी है आपस में महिलाओं का। ठीक है, अगर गांव की महिलाएं आपस में बैठ के बात करती हैं तो वो भी एक बहुत बड़ा योगदान है उनको आगे बढ़ने का। और सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कोई भी महिला होती है वो खुल के जो है वो, हमारी कोई अगर बीमारी होती है, अंदरूनी बीमारी होती है, या फिर जैसे पीरियड्स हो गए हमको, तो इस बारे में जो है वो मतलब खुल के नहीं बोलती हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है। अगर वो इन सब चीजों में कभी डिस्कस करे तो बहुत सी चीजें हैं जो मतलब उनको समानता पे ला सकती हैं, अगर वो ग्रुप डिस्कशन करे, दूसरे तक अपनी बात पहुंचाए। जी मैम, बिल्कुल सही बात की है आपने कि महिलाओं को आगे आकर खुद ही अपने लिए आवाज उठानी होगी। डॉक्टर लीला चौहान जी, आप क्या राय रखती हैं इसमें कि महिलाएं किस प्रकार से स्वावलंबी बन सकती हैं? आवाज उठाने की बात करी है तो उसके लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि महिलाएं स्वावलंबी बने। स्वयं के लिए आवाज उठाने के लिए अगर महिला स्वावलंबी नहीं है तो वो अपने लिए क्या, अपने समाज के लिए बाद में अपने लिए भी आवाज नहीं उठा पाएंगी। तो क्या ऐसी क्या पहल होनी चाहिए हमारे हमारे स्तर पे कि महिला स्वावलंबी बने? जैसे मंजू मैम ने और कल्पना ने कहा है कि डिस्कशन होना चाहिए। जब तक डिस्कशन नहीं होगा, जब तक बातें नहीं होगी, जब तक हमारे बारे में कोई और ही बातें करेंगे, तब तक समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है। समस्याओं का समाधान हमारे ही पास है। हम आज शिक्षित हो चुके हैं। मेरा परम कर्तव्य ये होना चाहिए कि मैं अपने साथ कम से कम 10-20 महिलाओं को, अपनी बहनों को, उनसे बात करूं, उनको जागरूक करूं, उनकी क्षमताओं को, उनकी क्षमताओं को उनका एहसास दिलाऊं कि नहीं, तुम कर सकती हो, तुम भी इस समाज की एक अहम पार्ट हो। जब तक हम ये बातें नहीं करेंगे, ये सब चीजें नहीं होगी, हम डिस्कशन नहीं करेंगे, हम आपस में संवाद नहीं करेंगे, तब तक हमारे बारे में कोई और ही बात करेगा और अच्छा बुरा क्या क्या कहता है। यही, अगर मैं कुछ इसमें कुछ और चीजें ऐड करना चाहूंगी कि अभी तक अगर जॉनसार बावर के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो हमारे बारे में 2 लोगों ने बात की है, या हमारे समाज के पुरुष ने या भारी समाज ने। महिलाओं ने कभी बोला ही नहीं। हमारे यहाँ के पुरुषों ने क्या, हमारे यहाँ के पुरुषों ने हम लोगों को बहुत अच्छा दिखाया है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। बहुत चीजें अच्छी थी, लेकिन जो हमारे साथ कुरीतियां थी उस पे किसी ने बात नहीं की। अब जो बाहर का नॉन जॉनसारी था, उसने क्या किया, उसने अपने अकॉर्डिंग जो हमारी व्यवस्थाएं बनी थी उस पे अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट कर दिया। उसको हमारा दर्द कैसा महसूस होता है। इसीलिए मेरा ये कहना है कि जब तक हम महिलाएं बात नहीं करेंगे, हम एक दूसरे को जागरूक नहीं करेंगे, एक डिस्कशन नहीं होगा, तब तक किसी भी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा जा सकता है। तो ये हम लोगों का, हम जो पढ़ लिख गई है, हम लोगों का ये परम कर्तव्य है। हाँ, एक और बात कि हो सकता है कि जो महिला सशक्त होती है, जो महिला बोलती है, उस पे बहुत सारे समाज लांछन लगा देते हैं। ये हमारे समाज की बात ये नहीं तो है, सबसे ये बड़ा भारी समाज पॉइंट की है बात है। जॉन सर का। ठीक है, बिल्कुल। और नहीं, ये जॉन सर का ही बात नहीं है, पूरा समाज की बात है, बिल्कुल पूरे समाज की बात है, पूरे भारत की बात है। और इसी डर की वजह से जो हम महिलाओं को कह रहे हैं कि महिलाएं आगे नहीं आती है, तो वो इस डर से वो कुछ बोल ही नहीं पाती, क्योंकि उसको एक कहीं ना कहीं चरित्र एक महिला के साथ ऐसा जोड़ा जाता है कि मरी चरित्र पे अगर लांछन लगा दिया तो उसे लगता है कि अब तो मेरा जिंदगी ही खत्म हो गई। उसके साथ ये जोड़ दिया जाता है, तेरी मतलब इज्जत तेरी, और ऐसा कर ली तो तेरे घर वाली की इज्जत भी, तेरी माँ की का इज्जत रही। मतलब इस डर से ना वो लड़की फिर जो है वो दब जाती है कि हाँ ये सही बोल रहा है। जाती। इसलिए मेरा यही सब लोगों से आग्रह है, सभी महिलाओं से आग्रह है कि हमें इन लोगों पे बातें करनी चाहिए। हाँ जी, एथु के आस्ते हमू की नहीं पड़ती उठानी आवाज। तो सेजनी ने बोली जा आपको पे पर बात करनी।
तो बल्ले बोलते जाओ तो आमेने गाड़ में बाज वो का गाड़ला बाज सो हमारी पीड़ा कोष्ठों को समझे सो शोक नामक समझे कि हमारे भीतर का पीड़ है। बिल्कुल ठीक है, हम लोगों को आवाज उठानी पड़ेगी। काम अच्छा हुआ है। हाँ डिजिटल सारथी ने एक मंच दिया है महिलाओं को बोलने का। जी 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 पहला मंच। आप एक चीज देखिए, डिजिटल सारथी मैम पहले बिल्कुल अपनी मैं बात आपके रखी पास आऊंगी। पहले मैं रेखा जी के पास आना चाहूंगी। मैम जैसे आपने देखा है कि अभी मैम ने कहा है कि आवाज उठानी पड़ेगी और ये सब होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, कई तरीके के हमारे पास यहाँ पे समाधान अभी आए हैं। तो जैसे कि अभी सरकार की तरफ से आप तो स्वयं एक NSTC में कार्यरत हैं और आजीविका को लेकर आप कार्य कर रही हैं, SSGs कॉर्पोरेशन और ये सब एक्सेट्रा सरकार के द्वारा कहीं सारी सुविधाएं दी गई हैं। तो आप तो मैम खुद ही एक NGO में कार्य कर रही हैं और महिला रोजगार को लेकर कार्यरत हैं। तो मैम आपने किस तरीके से, आपको भी तो इसमें दिक्कतें आई होंगी, आपने अपनी जगह खुद बनाई है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है महिलाओं को खुद अपनी जगह बनाने की आवश्यकता है। बिल्कुल अवंतिका जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है ये। और एक मैं ये कहूंगी कि काफी देर से मैं सब सुन रही थी कि इस क्षेत्र पे अभी तक महिलाओं की कोई जो है भागीदारी नहीं हुई, महिलाओं के लिए कोई संवाद नहीं किया गया, महिलाओं के लिए नहीं बोला गया। जहां तक मेरी अपनी सोच है, कितने प्रोग्राम तो मैं खुद अटेंड करा चुकी हूँ महिलाओं के ऊपर, चाहे वो आजीविका से जुड़े हुए प्रोग्राम हो, चाहे वो प्रधान के रूप में जुड़े हुए वो हो। हमने काफी आवाज उठाई और काफी हमें इसका सपोर्ट भी मिला है। ऐसा नहीं है, हम इस बात को पूरी तरह नहीं कहेंगे कि हम किसी ने कोई भी बात नहीं कही है, चाहे वो यहाँ के जनप्रतिनिधि हो, विधायक हो, या अभी अभी जो वर्तमान में जो यहाँ पर बैठे हैं बात उठाई है। कितने जो हमारे मैं कहूँगी यहाँ ITI हैं, स्कूल्स हैं, ये सोच के ही तो यहाँ पर इस जनता वापन में बनाए गए हैं कि महिलाएं जो बाहर जा पाएंगी तो पढ़ेंगी और आजीविका के आगे बढ़ेंगी। वित्तीय स्वतंत्रता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे SSGs पे बहुत काम किया जा रहा है, तो हर गांव में SSGs हैं, तो इसमें इसको किस प्रकार से बढ़ावा दिया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी महिला रोजगार को लेकर या फिर महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए इनकी भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इसको किस प्रकार से बढ़ावा दिया जा सकता है? जैसे SSG की बात करेंगे तो इस SSG को जैसे हमारा जब बनाया जाता है तो हम जिसमें हम काम कर रहे हैं, तो इसमें हमें आजीविका से जोड़ने के लिए काम हमें किया जाता है और इसमें हमें फंडिंग सरकार की तरफ से भी दी जाती है, जो कि मैं अपनी बताना चाहूंगी। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो भी हमारे लोकल उत्पादन होते हैं, जो भी हमारे लोकल उत्पादन है, वो सब हमारे यहाँ पर कोई रोकने की व्यवस्था नहीं है, कोल्ड स्टोर कोई इस तरह का नहीं है, कुछ भी इस तरह की नहीं है जिसमें कि हम भागीदारी ऐसी कर सके कि वो पैसा यहाँ का यहाँ रुके और हमें दुगने दामों पे नीचे दिया जाए। तो उसकी पहल सरकार इसी SSG के माध्यम से कर रही है। आजीविका के क्षेत्र से उन्हें प्रोत्साहन दिया जाता है, समय समय पर उन्हें धनराशि प्रोवाइड की जाती है, जिससे महिलाएं आगे बढ़े और अपने आजीविका को आगे बढ़ाएं। अपनी आजीविका को आगे बढ़ाएंगी तो परिवार भी सशक्त होगा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई होगी और वो बनेंगे भी आगे। अभी दिव्या रावत जी का नाम आप सभी ने सुना होगा, नाम नहीं भी सुना होगा तो आपको मशरूम लेडी ऑफ उत्तराखंड के नाम से फेमस दिव्या रावत जी। तो एक महिला ही होते हुए और पहाड़ी तबके से आती हैं, तो उन्होंने अपनी जगह खुद बनाई है। तो मुझे लगता है मंजू पमार जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि जिस प्रकार से उन्होंने अपनी जगह खुद बनाई है, और अभी मैम ने SSGs की बात करी कि सरकार उसमें फंड देती है और बहुत सारी ऐसी चीजें जो उसमें इंक्लूड होनी चाहिए। तो मैम मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जैसे महिलाओं को तो पता ही नहीं है गाँव के, जैसे मैम तो हरिपुर में है, तो मैम ने अपने क्षेत्र में बहुत काम किया है, तो मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि जैसे महिलाओं को SSGs के बारे में पता ही नहीं है, तो इसमें किस प्रकार हम महिलाओं को जागरूक कर सकते हैं कि वो अपनी आजीविका के लिए ये साधन भी चुन सकती हैं? ये सवाल आप मुझसे कर रहे हो? जी मैम। वैसे तो मेन सवाल ये रेखा मैम से ही पूछना जरूरी है, क्योंकि हम तो ये बोल रहे हैं कि आपका क्षेत्र का विस्तार जवाब दे देती हूँ, वहां तक कैसे हो सकता है। मैं ही जवाब दे देती हूँ। हमें इसलिए जागरूकता शिविर लगाने चाहिए, जो भी वो देखिए वो जरूरी है। जो पंचायत प्रतिनिधि, उनका दायित्व बनता है कि वो अपने पंचायत में इस तरह के जो योजनाओं को लेकर के जाएं। इसका दायित्व हमारे प्रधान उन पर पड़ता है कि वो ये काम को करें कि कौन सी योजनाएं आई, चाहे वो महिलाओं से संबंधित हो,
युवाओं से ये संबंधित ठीक। जो स्किल डेवलपमेंट जो का जो प्रोग्राम्स है उनके राठौर जी के पास मैं आना चाहती हूँ कि अभी मंजू जी ने बात करी है कि इसमें जागरूकता शिविर लगाने की जरूरत है। इससे पहले आपने भी कहा था कि जागरूकता अभियान और डिस्कशन होना चाहिए इस विषय में, तो इसमें तो हम भी संवाद एक जरूरी है। महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हम भी जैसे हम भी एक इनिशिएटिव ले सकते हैं बिल्कुल। इसमें कि हम अपना अपनी भागी हाँ जी, हम हाँ जी। हम अपने प्रधान से कह सकते हैं कि अगर ऐसा कुछ है, हम इस चीज को हमें इस बारे में ज्ञात है, तो हम बोल सकते हैं कि आप इसको लेके एक शिविर चलाइए। तो हम आप किस प्रकार से अपनी भूमिका इसमें निभाएंगी? मेरे को औरों का तो नहीं पता, बट मेरे गांव में शिविर चलता है, उसमें महिलाएं जो है वो भागीदार भी हैं। वो अपनी आजीविका के लिए वो गवर्नमेंट की तरफ से ही कोई कैंप लगता है, उसमें कुछ बोला जाता है, महिलाओं को पता नहीं मुर्गियां दी जाती है, वो एक रोजगार का ही साधन है उनका। तो वो सब मेरे गांव में तो होता है, उनके पास ये सारे है, तो ये इन्हीं के थ्रू मैम होता आज होगा वो पूरे शायद से। जौनसार बाबर में हो रहा है, पूरी हाँ की योजना चल बिल्कुल, रही है, पूरे द्वारा चलाई जा जौनसार रही बावर में हो चल रहा है, रही है। बिल्कुल बट ये है कि जो प्रधान ज्यादा एक्टिव होगा, जो पंचायत जी सदस्य जी ज्यादा जी जी। एक्टिव है, जैसे सामाजिक कार्यकर्ता, मेरी ये जिम्मेदारी भी बनती है कि हाँ, जो भी बाहर जानकारी भी लेके जाया जाता है, बाहर भी लेके जाया हाँ जाता है। बाहर भी अभी लेके पिछले जाया साल जाता मेरी है। मम्मी भी और आई थी, बल्कि हाँ डॉक्टर अच्छे नीता हो, चौहान जी से बिल्कुल। राय लेना चाहती हूँ कि जैसे कि अभी आपने देखा कि इधर अलग अलग जौनसार और बावर का क्षेत्र अलग अलग पड़ जाता है, तो आपका जो क्षेत्र है, क्या इस एसएसजी को लेकर महिलाएं जागरूक हैं? क्या उन्हें पता है इस विषय में? क्या अपनी आजीविका को जोड़ने के लिए वो इससे जुड़ रही हैं? मैंने ऐसा कोई शिविर नहीं देखा अपने यहाँ। हो सकता है शायद हमारी प्रधान अवेयर नहीं है। पहले भी मैंने अभी तक जितना भी मैं अगर देखूं तो कहीं ऐसा चीजें नहीं हुई। लीला लेकिन जी, मैंने पहले ही बोल दिया, मैं पूरे जौनसार का नहीं बोल रही, मेरे गांव में लगता है। हाँ हाँ ना हाँ, नहीं 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 ठीक है, जी, लेकिन जी। मैंने अपने यहाँ ऐसा नहीं देखा। और ये बात हाँ सच है कि जब तक महिलाओं को फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होगी, तब तक वो किसी भी चीज में वो अपना पार्टिसिपेशन नहीं कर सकती। तो ऐसे आजीविका के कहीं जो क्या क्या एनजीओ के थ्रू या गवर्नमेंट के थ्रू जो स्कीम चल रही है, तो उसके द्वारा उन लोगों को हम सशक्त कर सकते हैं। तो मेरा इसमें यही कहना है, जी जी जी, लेकिन मैंने अपने यहाँ नहीं देखी ये चीजें। जी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग डिजिटल सारथी से जुड़े और आपने महिलाओं की हमारे क्षेत्र में जौनसार बावर क्षेत्र में महिलाओं की जो समस्याएं हैं उनके साथ क्या उनका सामाजिक उत्पीड़न है, उनकी क्या भूमिका है, किस प्रकार से वो अपनी भागीदारिता निभा रही हैं और किस प्रकार से वो आगे आ सकती हैं, ये सब बातें यहाँ पे हुई। जैसे कि मैंने आपको बताया कि महिलाएं खुद इसमें, महिलाओं को मेरे स्तर पर, मुझे आपके स्तर पर, आपको और गांव के स्तर पर अगर कोई जागरूक नहीं है, हमें उनको जागरूक करना चाहिए। और महिलाओं के लिए अगर हमारे समाज में कोई आवाज नहीं उठा रहा है, हमारे गांव में कोई आवाज नहीं उठा रहा है, तो हमें खुद एक आवाज बनकर आगे आना होगा और इसके लिए आवाज उठानी होगी। हमें खुद ही इसके लिए एक पहल करनी होगी। आप सभी का डिजिटल सारथी के स्पेस से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने दर्शकों को भी थैंक यू थैंक यू और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू साथ दे रहे हैं हमारा। धन्यवाद आप सभी को। अंत में नमस्कार। नमस्कार सभी को, हमारा नमस्कार।